अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मुस्कान माला है फ्रॉम माला मॉन्टेसरी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आगे वाली वीडियो में हम टेंसेस सीखेंगे और टेंसेस के टॉपिक हम 3 से 4 दिन में कवर अप कर लेंगे। 3 से 4 दिन में कवर अप इसलिए करना है क्योंकि हमें इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझना है ताकि मेरी वीडियोज़ के बाद आपको किसी और चीज़ की, किसी और गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह आप अगर वह एंड तक वीडियो में बंधे रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं करते। सो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। ओके, टेंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, इट्स मीन पास्ट सिंपल। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट वन पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट को भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड फ्यूचर को भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके जरिए आप ये याद रख सकते हैं कि टोटल 12 टेंसेस होती है जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले टेंसेस इनके पापा हैं और इनके 3 बेटे हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर, और इन सबके 4 बेटे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखने में ईजी रहेगा कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आज सबसे पहले जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल। आज आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, इंटरेस्ट लेके। इंशाल्लाह प्रेजेंट डेफिनेट आपको एक बार समझ आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़रा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये कि ट्रिकी है। समझने के लिए आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन एंड पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा लेंथी है, बाकी सारे टॉपिक्स बिल्कुल ईजी और शॉर्ट है। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल पेशेंस के साथ एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर करने से पहले ज़रूरी है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इट्स वेरी इजी। लाइक सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, वर्ड एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, डूअर यानी कि जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होगा? जो काम कर रहा है। वर्ड मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स कोई काम। वर्ड क्या होता है? एक्शन, एक्शन मीन्स कोई काम। ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर, रिसीवर मीन्स जिस पर काम हो रहा है या जिसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब यानी कि कोई काम, और ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि जिस पर काम हो रहा है या जिसके लिए काम हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो टाइम शो करते हैं। टाइम शो करते हैं, इट डजंट मीन्स कि ये काम 2 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, 4 बजे हुआ, ये नहीं है। टाइम शो करने का मतलब ये है कि ये काम पास्ट में हुआ, गुजरे हुए वक्त में हुआ, ये काम प्रेजेंट में हुआ है, अभी हुआ है, या ये काम फ्यूचर में होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें टाइम शो करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, विल, वॉज, वर। एग्जाम्पल के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखे हैं, बाकी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो अभी आप आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, वर्ड, ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, वर्ड एंड ऑब्जेक्ट। अब हम ये सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना कैसे है और किस किस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपको किस किस कंडीशन में यूज करना है। सो गाइस, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चर नोट डाउन कर दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल का अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, देन वर्ड, देन ऑब्जेक्ट। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, बस इसे याद भी रखिएगा। ओके, तो अब किस किस कंडीशन में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है वो हम सीखते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू में, मतलब उर्दू में अगर आपको सेंटेंस दिए जाए तो इसकी क्या निशानी होगी? सेंटेंस के आखिर में आप देखेंगे कि आपको नजर आ रहा होगा ता है, ती है, ते है। वो रोता है, वो स्कूल जाती है, वो ब्रश करता है, वो सच बोलती है। सब में ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके गाइस, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उर्दू में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प लेनी होगी, यानी कि इस स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस है? नंबर 1, टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम। अगर आप अपनी आदत शो कर रहे हैं या किसी और की आदत शो कर रहे हैं तब भी आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना है। या फिर कोई ऐसा काम जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, किसी भी रीजन से ये करना जरूरी है, ये करने से फायदा होता है, कोई भी आपके पास रीजन है लेकिन वो काम आप रेगुलर बेसिस पे ही करते हैं, लाइक डेली रूटीन भी अगर आपको अपनी शो करनी है तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट डेली, वो रोजाना क्रिकेट खेलता है, यानी कि उसकी आदत है कि वो रोजाना क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट डेली। सब्जेक्ट, वर्ड, ऑब्जेक्ट।
बेस्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं वो एंड में आते हैं, ठीक है। और नहीं भी आए तो इट्स ओके। ही प्लेस क्रिकेट, कोई क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, वो रोजाना क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट डेली। ओके, नेक्स्ट वन, आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करती हूँ। अब हम डेली बेसिस पे दांत साफ करते हैं, ठीक है। ये हमारी आदत भी हो सकती है, हमारी ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन ये काम डेली बेसिस पे होता है। तो इसमें हमें यूज़ करना है प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर। आई सिंग, मैं गाती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें कोई अपनी आदत या कोई ऐसा काम जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उसे शो करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ। फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ, इट्स मीन दैट कि जो सच है, जो अल्लाह ताला की तरफ से सच है, जो नेचुरली तौर पे सच है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को, ऐसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही ये चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। ओके, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, जिसे हम बदल नहीं सकते। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये भी एक फैक्ट है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी सच जो कि सच ही है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, ऐसे कंडीशंस को भी शो करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज और रिपोर्टिंग सपोर्टिंग इवेंट्स इन रियल टाइम। अगर आप किसी के साथ कोई मजाक कर रहे हैं, किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हैं, या कोई किसी को न्यूज़ सुना रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में हमें कोई रिपोर्ट आई है या ऐसी अदर कोई भी रिपोर्ट, तो उसके लिए भी हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके गाइस, तो इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं, द कैट कैचेस द माउस एंड रन अवे। आप सपोज कर लीजिए आप किसी को कहानी सुना रहे हैं, कैट माउस को कैच करती है और वहाँ से भाग जाती है। कैट माउस को कैच करती है और वहाँ से भाग जाती है, ये हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरी सुनाते हुए भी हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप किसी को कोई न्यूज़ सुना रहे हैं, द रॉबर्स रॉब द बैंक, जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई है, चोर बैंक चोरी करते हैं, तो ये भी हमारे पास करते हैं आया ना, ता है, ती है, तो ये क्या हुआ आपके पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, ठीक है। तो इस पर भी हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। 4th पॉइंट है हमारे पास, टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स बट बिकॉज ऑफ रेगुलरिटी एंड टाइम टेबल वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। है तो वो फ्यूचर प्लान्स, तो आप सोचेंगे हमें फ्यूचर का स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डेली बेसिस पे हो रहा है, इस रेगुलरिटी से हो रहा है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रोजाना हो रहा है, इसलिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। जैसे कि इसकी कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं यहाँ पे, द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock, मूवी 6 बजे स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अचानक से आके पूछती हूँ कि ये मूवी कितने बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, तो आप चाहे कल के बारे में बता रहे हैं, आज की मूवी फिनिश हो चुकी है, आप कल के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप क्या उसका रिप्लाई करेंगे? मूवी 6 बजे स्टार्ट होती है, रेगुलर 6 बजे स्टार्ट होती है, दैट्स वाई हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, इसके रेगुलर होने की वजह से। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, ठीक है, ट्रेन 5 बजे छूटती है, यानी कि ट्रेन डेली यहाँ से 5 बजे ही छूटती है, ठीक है। तो चाहे आप किसी को कल के बारे में बता रहे हैं या फिर परसों के बारे में बता रहे हैं, बता आप फ्यूचर के बारे में रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ यार इस स्टेशन पे ट्रेन कितने बजे छूटती है, तो आप उसे बताएंगे इस स्टेशन पे ट्रेन 5 बजे छूटती है। अब आप बताए तो फ्यूचर के बारे में रहे, लेकिन क्योंकि रेगुलर बेसिस पे है, दैट्स वाई आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई रियली होप कि आपको चारों रीजंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस, आपने यकीनन एक बात ज़रूर नोट की होगी, जो वीडियो को बिल्कुल कंसिडरेशन के साथ देख रहे हैं उन्होंने इस बात को ज़रूर नोट किया होगा, ज़रा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ पर वर्ब के साथ कहीं पर आपको एस नज़र आ रहा है और कहीं पर आपको एस नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा ही प्लेस, लेकिन हमने यहाँ लिखा आई ब्रशेस क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर ही प्ले क्यों नहीं लिखा, ही प्लेस क्यों लिखा, है ना, आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है द कैट कैचेस लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है रॉबर्स रॉब्स नहीं लिखा, ठीक है। तो इसका रीज़न अब हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर तो याद करवा दिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंस बनाने हैं तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट सब्जेक्ट 2 कैटेगरीज के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम, किसी भी एक पर्सन की बात की जाए, ही लड़का, लड़की, कोई एनिमल या कोई चीज़, ठीक है, या कोई किसी को हम नाम से मुखातब कर रहे हैं, सिंगुलर होगा तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल, अच्छा आपको याद रखना है आई एंड यू ऑलवेज कंसीडर एज प्लूरल, ठीक है। आई एंड यू को हम हमेशा एज अ प्लूरल कंसीडर करते हैं, बाकी सब वी, दे, टू और मोर, 2 से ज़्यादा की बात होगी तब भी वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा सब्जेक्ट 2 कैटेगरीज के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल।
तो इस वजह से इसके वर्ब भी दो कैटेगरीज के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो अगर आपको सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करना है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ES या S का एडिशन करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब में आपको S या ES का एडिशन करना है, और अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको वर्ब में S या ES का यूज नहीं करना। जैसे कि हम बचपन में, मेरी अपनी ट्रिक है, ठीक है, जैसे कि हम बचपन में याद करते थे सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो सिंगुलर में हम S नहीं लगाते थे और प्लूरल में S लगाते थे। तो अब आपको इसका उलट याद रखना है, ठीक है, सिंगुलर में हमें S ES लगाना है और प्लूरल में हमें S और ES नहीं लगाना। ये हमारे बचपन का उलट है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में S या ES ऐड करना ज़रूरी है। प्लूरल पर्सन में वर्ब के साथ S या ES ऐड करना ज़रूरी मतलब नहीं ऐड करना, ठीक है, ये बात आपको याद रखना ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, आगे मतलब सुबह शाम रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ही सिंगुलर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हमने वर्ब के साथ S ऐड किया है, ठीक है, S या ES ऐड किया है। एंड ऑब्जेक्ट, ही राइट्स अ लेटर, बट दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स वाई हमने यहाँ पे S का एडिशन नहीं किया, दे राइट अ लेटर। दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया? ओके गाइस, तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस। याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही दो हेल्पिंग वर्ब है, डू डस, और नॉट का एडिशन होगा बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट, डज नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ डू नॉट एंड डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट जब भी होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम, तो हम यूज करेंगे डज नॉट। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम यूज करेंगे डज नॉट, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम यूज करेंगे डू नॉट। ठीक है, आई रिपीट, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे डज नॉट, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे डू नॉट। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। शी राइट्स अ लेटर, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो खत लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एस का एडिशन क्यों हुआ है आपको याद हो चुका होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इस वजह से हमने वर्ब के साथ एस का एडिशन किया है। ठीक है, तो अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। वो खत नहीं लिखती है, ठीक है, वो खत नहीं लिखती है, तो हम सिंगुलर शी इज अ सिंगुलर पर्सन, तो उसके साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, डज नॉट। शी डज नॉट राइट्स किस में चेंज हो जाएगा, राइट में। जब हम डज नॉट का एडिशन कर देंगे, डज का एडिशन हो जाएगा तो यहाँ से एस हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस आपको याद रखना है सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट अच्छे से, तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस है आपका, वी वांट टू गो विथ यू, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। हम यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड में कोई भी एस ई एस का एडिशन नहीं होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, डू नॉट। वी डू नॉट वांट टू गो विथ यू, वी डू नॉट वांट टू गो विथ यू, हम आपके साथ जाना नहीं चाहते। ही हेट्स यू, वो तुमसे नफरत करता है। ही सिंगुलर पर्सन, दैट्स वाई वर्ड के साथ हमने एस का एडिशन किया है। ही सिंगुलर पर्सन, दैट्स वाई हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज नॉट। ही डज नॉट हेट यू, डज नॉट आने की वजह से यहाँ से एस रिमूव हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास हेट यू। ही डज नॉट हेट यू। नेगेटिव सेंटेंस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, एंड ये सी कुछ एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सवालिया जुमले। ठीक है, इसको समझने के लिए आपकी जरा सी कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है, और पेशेंस के साथ समझना है। ठीक है, तो सवाल जो होते हैं हमारे दो कैटेगरीज के होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी ये होती है कि जिसका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ डिटेल देनी होती है। सो क्योंकि इनकी कैटेगरी डिफरेंट है तो इनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस या नो में जिसका हम आंसर दे सकते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव का बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले आपको वही वाला पूरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप इसे भूल जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो आप अभी तक याद कर आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आगे। ठीक है, आगे किसका एडिशन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू और डस। ठीक है, डू आपको याद हो चुका होगा, डू हम किसके साथ यूज करेंगे, डू हम किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल। डस हम किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर। ये बात आपको याद हो चुकी होगी, और बाकी का स्ट्रक्चर सो इजी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू यू वांट टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना चाहती हो।
क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। तो यू जो है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है? डू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? डू। डू यू वांट टू मीट हर? याद रखिएगा यू हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है। ओके, डज सारा सिंग अ सॉन्ग? सारा क्या है? सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। सिंगुलर पर्सन के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? डज। डज सारा, सब्जेक्ट सारा, वर्ड सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। डज सारा सिंग अ सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वन, डू दे गो टू द पार्क डेली? क्या वो रोजाना पार्क जाते हैं? दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डू। डू सब्जेक्ट दे, वर्ड गो, ऑब्जेक्ट टू द पार्क, डेली रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। डू दे गो टू द पार्क डेली? क्या वो रोजाना पार्क जाते हैं? सो गाइज, आई रियली होप कि आपको इंटरोगेटिव के वो क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं इजीली क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि इसका आंसर कुछ ना कुछ डिटेल में होता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वही हमें पूरा उठाकर यहाँ लिखना है, बस आगे एक चीज़ का एडिशन होगा और वो होगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड का आगे एडिशन होगा, बाकी पूरा यही स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ होगा। हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं गाइस? क्वेश्चन वर्ड होते हैं लाइक WH क्वेश्चन आपने सुने होंगे, व्हाई, व्हाट, व्हेन, और इसके अलावा हाउ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो फिर हमें इस क्वेश्चन वर्ड्स का जरूर यूज करना होता है। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। लाइक एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं क्या? नो। सो वी यूज दिस स्ट्रक्चर। ओके, वो कहाँ रहते हैं? कहाँ की इंग्लिश क्या होती है गाइस? वेयर। वेयर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? वो कहाँ रहते हैं? रहते मीन्स प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होना चाहिए? डू, ठीक है। ये बात याद रख लीजिए, प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डू। दे लिव, वो सब्जेक्ट, लिव रहते हैं, वेयर डू दे लिव? इजी है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ, डू, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इजी एंड सॉरी वर्ब, ठीक है। वेयर डू दे लिव? तुम कैसे सब संभालते हो? कैसे? सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड देखना है। क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे? हाउ। नाउ हेल्पिंग वर्ब यू है तो यू प्लूरल है, जिसकी वजह से हम कौन सा यूज करेंगे? डू। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? संभालते, मैनेज, सब, एवरीथिंग। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद हो चुका है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो बस आपको याद करना है इंटेरो में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, बट वो इंटेरो जिसमें यस या नो हो, ठीक है। और जिसमें यस या नो में आंसर नहीं दे सकते उसमें एक और वर्ड का एडिशन होगा, वो है क्वेश्चन वर्ड। इज इट ईजी? आई होप इट इज ईजी। ओके गाइस, तो अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट टॉपिक है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर सुना होगा कि सेंटेंस होता तो सवालिया है, लेकिन सवालिया में भी कुछ बात इनकारिया की होती है। जैसे कि तुम इससे मिलना नहीं चाहते। तुम इससे मिलना नहीं चाहते, हम किसी से सवाल करते हैं ना, तुम इससे मिलना नहीं चाहते, तुम स्कूल नहीं चाहते, पूछते हैं ना किसी से, तुम रोज नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। सवाल भी हो और इनकार भी हो। अच्छा, सेकंड बात ये कि इसमें भी दो कैटेगरीज होती है। नंबर 1 कैटेगरी जिसका आंसर यस या नो में हो, और नंबर 2 कैटेगरी जिसका आंसर यस या नो में ना हो, ठीक है। तो अब नंबर 1 पे हम वो वाला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसका आंसर यस या नो में हो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पूरा वही इंटेरोगेटिव वाला हमारा स्ट्रक्चर है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का एडिशन हो गया। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट का एडिशन करना है, बाकी वही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मुझसे मिलना नहीं चाहते, ये एक सवाल है, ठीक है। इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तुम इससे मिलना नहीं चाहते, ठीक है। तो अब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ठीक है। तुम, फिर से यू कंसीडर एज प्लूरल। प्लूरल के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? डू। डू, सब्जेक्ट कौन है? यू, नॉट, वर्ब मीन्स डिजायर, ठीक है। वर्ब एक वर्ब तो है, वर्ब है हमारा मीट यानी कि मिलना, लेकिन इसमें डिजायर भी है, चाहते हैं या नहीं चाहते। डिजायर की बात हो रही है तो हमें किसका एडिशन करना है? वांट टू। डिजायर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? वांट टू, ठीक है। मीट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हर, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर हमने इसमें पुट कर दिया। डू यू नॉट वांट टू मीट हर? लेकिन आपने सुनने में आपको ये काफ़ी लेंथी सेंटेंस लग रहा होगा, डू यू नॉट वांट टू मीट हर, ओके। तो अब हमें क्या करना है? पूरे इस डू यू नॉट वांट, डू यू नॉट, यहाँ तक इसकी जगह पर हमें यूज करना है डोंट यू। इसे और इसे दोनों को कंबाइन करके लिखना है डोंट यू। डोंट यू वांट टू मीट हर, ठीक है। अब सुनने में अच्छा लग रहा है, डोंट यू वांट टू मीट हर। नाउ यू अंडरस्टैंड गाइस। सेकंड सेंटेंस है सारा स्कूल नहीं जाना चाहती। सारा स्कूल नहीं जाना चाहती, फिर से हमने किसी से क्वेश्चन किया, डिजायर भी है इसमें, ठीक है। तो सारा सिंगुलर है। डज सारा नॉट वांट टू
वर्ब क्या है गाइस? वर्ब गो टू स्कूल। ठीक है, पूरा हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पुट कर दिया। बट अगेन ये काफी लेंथी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? डज और नॉट दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा डजंट। डजंट सारा वांट टू गो टू स्कूल। बाकी पूरा वही है, सिर्फ हमने क्या किया? डज और नॉट को कंबाइन कर दिया। डजंट सारा वांट टू गो टू स्कूल। सारा स्कूल नहीं जाना चाहती, सारा स्कूल नहीं जाती। इसमें कोई डिजायर नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस है। सारा स्कूल नहीं, बस इसमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है सारा स्कूल नहीं जाती। तो फिर क्या करेंगे? सारा क्या है बेटा? गाइस सारा क्या है? सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डज। डज सारा नॉट, वर्ब क्या है? गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। पूरा स्ट्रक्चर हमने पुट कर दिया। डज सारा नॉट गो टू स्कूल। अगेन डज और नॉट को कंबाइन कर देंगे। डजंट सारा गो टू स्कूल। ठीक है, डज और नॉट को कंबाइन करके लिख देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस लिख देंगे, तो ये हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी है। बस मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप अपने पास एक नोटबुक रखा करें, उसमें हर चीज़ नोट क्या करें। जब आप हर चीज़ साथ साथ नोट करेंगे तो इंसान जो लिखता है ना वो कभी ईजिली नहीं भूलता। ठीक है, अगर आप सिर्फ सुनते जाएंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन आप साथ साथ कॉपी डाउन करते जाएंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप सीरियस है टेंसेस सीखने में तो आपको ये ट्रिक आजमानी चाहिए, मेरी सजेशन को फॉलो करना चाहिए और एक नोटबुक रख लेनी चाहिए। ओके गाइस, तो अब ये लास्ट वन है इंटरनेगेटिव सेंटेंस, लेकिन जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो इसका स्ट्रक्चर पूरा सेम है। ये देखिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है। सिर्फ एडिशन हो गया क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते एग्जाम्पल की तरफ। वो यहाँ क्यों नहीं आते हैं, जो पुट करना मैं आपको समझा चुकी हूँ पीछे। ठीक है, लेकिन ये फिर से अगेन काफी लेंथी सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? व्हाई डू दे नॉट। इस पूरे की जगह हम डू और नॉट, डू नॉट को हम कंबाइन करके लिखेंगे डोंट। व्हाई डोंट दे कम हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आते हैं? व्हाई डोंट दे कम हियर, वो कब नहीं खाता है? कब का क्या होगा? व्हेन। फिर पूरा स्ट्रक्चर पुट कर देंगे। व्हेन डज ही नॉट ईट, डज और नॉट को कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा डजंट। व्हेन डजंट ही ईट, वो तुम्हें कैसे नहीं जानते? कैसे हाउ। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ, और फिर पूरा स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट दे, नॉट फॉर्मूले का, नो यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो वर्ब एंड यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, डू और नॉट को हम कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा डोंट। हाउ डोंट दे नो यू। ओके, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।